यस सर। दिस वाज डायलिसिस। डायलिसिस के बाद हमने एक टर्म पढ़ी थी इलेक्ट्रोडायलिसिस, याद है या नहीं? कल कराया था मैंने इलेक्ट्रोडायलिसिस। मैंने कहा था मान लीजिए ये एक पाउच ले लिया मैंने, इस पाउच के अंदर आपके पास क्या मौजूद है? पाउच के अंदर एक कोलॉइडल सॉल्यूशन मौजूद है। क्या मौजूद है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। और मैंने इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को एक कंटेनर में डाल दिया और इस कंटेनर के चारों तरफ मीडियम प्रेजेंट है, लिक्विड मीडियम प्रेजेंट है। और मैंने इस कंटेनर में मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक तरफ एनोड लगा दिया पॉजिटिव, एक तरफ कैथोड लगा दिया नेगेटिव। यहां से वाटर एंटर हो रहा है, वाटर एंटर हो रहा है। ठीक। अब क्या हुआ कि इस कोलॉइड में आपके क्रिस्टलॉइड्स मौजूद हैं। व्हाट इज क्रिस्टलॉइड? आयनिक फॉर्म की इंप्योरिटीज, छोटी इंप्योरिटीज, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसी इंप्योरिटीज मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि जब भी आपकी डायलिसिस होती है तो डायलिसिस में खाली क्या पास होता है? डीपी पास होता है। क्या चीज मूव नहीं करती? डीएम मूव नहीं करती। तो जनरली अगर यहाँ पे करंट नहीं लगा होता तो ये जो आयंस थे ये धीरे धीरे, क्योंकि ये जो सरफेस है, इस पाउच की जो सरफेस है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी हुई है। ये किससे बनी हुई है? एसपीएम से कहते हैं उसको, बोलते हैं एसपीएम, विच इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये सेलेक्टिव होती है। ये क्या होती है? सेलेक्टिव। और सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों? कि किसी को जाने देगी, किसी को नहीं जाने देगी। ये किसको जाने देती है? याद रखना, छोटी रेंज के पार्टिकल्स को जाने दे रही है। छोटी रेंज के पार्टिकल्स कौन है? ये छोटी रेंज के पार्टिकल्स हैं क्रिस्टलॉइड्स यानी कि आयंस। और बड़ी रेंज के पार्टिकल्स कौन है? ये कोलॉइड। तो कोलॉइड के पार्टिकल्स को ये जाने नहीं देगी और किसको ये अलाउ कर देगी जाने के लिए? आयंस को अलाउ कर देगी। अब करंट की इंपॉर्टेंस समझिएगा। यहाँ पे करंट क्यों लगाया गया या करंट क्यों पास किया गया? करंट यहाँ पे इसलिए पास किया जा रहा है कि जैसे ही आप करंट लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या होता है? नेगेटिव वाला जो आयन जो धीरे धीरे निकल रहा था, अब धीरे की बजाय तेज निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसे ऑपोजिट साइड पे क्या दिखाई दे रहा है? एक पॉजिटिव चार्ज, मोर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही जो पॉजिटिव वाला पहले धीमे धीमे बाहर निकल रहा था, अब उसे क्या दिखाई दे रहा है? अपोजिट साइड पे एक मोर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज, वो जल्दी से इसकी तरफ भागेगा। इसका मतलब जो डायलिसिस पहले स्लो स्लो हो रही थी, अब वो डायलिसिस क्या हो गई? फास्ट हो गई। और फास्ट क्यों हो गई? क्योंकि आपने क्या पास कर दिया उसके अंदर? इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी है। इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से डायलिसिस प्रोसेस क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। इसमें से कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, खाली कौन मूव करते हैं? क्रिस्टलॉइड रेंज के पार्टिकल्स मूव करते हैं। और वो एक टर्मिनल से, मतलब एक अपोजिट टर्मिनल्स पे जाने शुरू हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या अंडर द इंपैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम लोग नाम दे देते हैं प्रोसेस को इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ या ना? बच्चों ये भी पढ़ा था हम लोगों ने इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्लियर है सभी को? जल्दी से हैंड रेस करिए अगर ये समझ आ गया तो। वेरी गुड। बाकी लोग भी हैंड रेस से कंफर्म करें ये क्लियर है या नहीं। दीपांशु, खुशी, तिशा, इज इट क्लियर? दीपांशु एंड तिशा क्लियर है बेटे? दीपांशु को क्लियर है, तिशा? चलो आगे समझो। अब डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो मैंने कल बताया था आपको, वो था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बहुत सिंपल सी प्रोसेस है अगर आप ध्यान दे तो। एक होता है आपका फिल्टर पेपर, है ना? फिल्टर पेपर जो होता है वो अपने में से किसको अलाउ कर देता है और किसको अलाउ नहीं करता? फिल्टर पेपर अपने में से सस्पेंशन के पार्टिकल्स को रोक लेता है, बाकी सारे पार्टिकल्स को पास कर देता है। यानी कि जो नीचे जा रहा है वो या तो ट्रू सॉल्यूशन रेंज का पार्टिकल है या वो कोलॉइडल रेंज का पार्टिकल है। क्या कहा मैंने? ट्रू सॉल्यूशन को पार कर देता है, कोलॉइडल को पार कर देता है। किसको पार नहीं करता? सस्पेंशन को ये पार नहीं करता। ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने दिमाग लगाया, हमने सोचा कि इस फिल्टर पेपर से अब क्यों ना सिर्फ और सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन पास हो, ये कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स को भी रोक ले। तो आपने कहा ये तो एक ही कंडीशन पे पॉसिबल होगा, जब आपके फिल्टर पेपर के जो पोर साइज है उसे आप क्या कर दोगे? छोटा कर दोगे, यानी कि और इसके साइज को रिड्यूस कर दोगे। तो उसमें से खाली क्या पास होगा? ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पास होंगे
और क्या पास नहीं होगा, कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स पास नहीं होंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो आपने क्या किया, इस फिल्टर पेपर को पास कराया, इस फिल्टर पेपर को आपने लिया, इसे आपने पास किया, पहले 4% सॉल्यूशन, 4% सॉल्यूशन लिया आपने, किसकी, सेल्यूलोज नाइट्रेट की। पहले आपने इसको इससे पास कराया, ये आके इसके ऊपर एड्सॉर्ब होना शुरू हो गई, ठीक है। फिर आपने इसी को आगे एक मिक्सचर लिया, और उस मिक्सचर में दो चीजें थी, एक था अल्कोहल और एक था ईथर। इन दोनों के मिक्सचर से इसे आगे पास कराया, तो जो बचा कुचा पोर्स थे, मतलब और उसके अंदर आके अल्कोहल और ईथर भी सेटल डाउन हो गए। लास्ट में अब ये पेपर हल्का हो गया, हल्का मतलब पेपर के अंदर वेट नेचर है, एड्सॉर्ब कराना है, एड्सॉर्ब कराने के बाद इनको सेट भी करना है परमानेंटली। तो परमानेंटली हार्ड करने के लिए हमने इसी पेपर को पास किया फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन से। किससे पास किया? फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन से। और जैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन से पास किया, अब ये जो सामान एड्सॉर्ब हुआ था वो परमानेंटली होल्स में ट्रैप हो गया। और जैसे ही होल्स में ट्रैप हुआ, जो होल्स का साइज था, जो पोर्स का साइज था, वो छोटा हो गया। अगर पोर्स का साइज छोटा हो गया तो इट मींस उसमें से क्या पास हो पाएगा? ट्रू सॉल्यूशन पास हो पाएगा। क्या पास नहीं हो पाएगा? उसमें से कोलॉइड्स पास नहीं हो पाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ गई? इस फिल्टर पेपर को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या मेरी बात क्लियर है सही बच्चों को? प्लीज रेज योर हैंड, क्विकली रेज योर हैंड। इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन। दीपांशु, पलक, रिद्धि, तिशा। ओके, अगर ये समझ आ गया तो इसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं हम। ये तो थी हमारी सारी की सारी, इस टॉपिक में हमने जो पढ़ा दैट इज ऑल अबाउट। अब हम आज की प्रिपरेशंस की बात कर रहे थे, प्योरिफिकेशन की बात कर रहे थे। प्योरिफिकेशन के बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। किसकी बात करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन? ये समझ लीजिए, मैंने कल इसकी स्टार्टिंग की थी। पहली जो प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन की, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, पहली बात है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ये क्या शो करते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स के अंदर पहली सब हेडिंग है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या शो करते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, ये बहुत जल्दी इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा मतलब क्या होता है? एग्रीगेट्स, इकट्ठा हो जाना, बहुत जल्दी एग्रीगेट हो जाते हैं। और इनका जो साइज होता है, उनके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, इट इज स्मॉल एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। मतलब इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ट्रू सॉल्यूशन छोटे पार्टिकल्स हैं, ज्यादा पार्टिकल्स आ सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बड़ी रेंज के पार्टिकल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेस होंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? जल्दी बोलो। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, तो हमने पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितनी प्रॉपर्टीज है, अगर हम ट्रू सॉल्यूशन के लिए इन प्रॉपर्टी को स्टडी करें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करें, तो वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। और अगर यही प्रॉपर्टी हम कोलॉइड्स के साथ पढ़ें तो हमारी प्रॉपर्टी कैसी आएगी? कोलॉइड्स के साथ ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी आएगी? कम आएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? ये कम देगा और ट्रू सॉल्यूशन वाला हाई देगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूज। इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। मैं फिर से रिपीट कर सकता हूं ये बात। मैंने कहा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये कोलॉइड्स शो करते हैं। और कोलॉइड्स क्यों अच्छा शो करते हैं? कारण है, कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ये बनते कैसे हैं? एग्रीगेशन से। व्हाट इज एग्रीगेशन? आपस में जुड़ने से बनते हैं। जब ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ने से बनते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी रेंज के पार्टिकल्स हैं। अगर ये बड़ी रेंज के पार्टिकल हैं तो अगर मैं मान लो 100 ml की बात कर रहा हूँ, 100 ml ट्रू सॉल्यूशन है और 100 ml कोलाइडल सॉल्यूशन है,
तो 100 ml ट्रू सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, जबकि 100 ml कोलाइडल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। तो अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको रिकॉल कराऊं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो किस केस में सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे, ट्रू सॉल्यूशन में या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन में? आंसर बोलिए, किस केस में आपके कोलाइडल नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, कोलाइडल में या ट्रू सॉल्यूशन में? आंसर दीजिए बच्चों, आंसर देंगे तभी इंटरेक्टिव होगी क्लास। मैंने पूछा इनमें से कौन से सॉल्यूशन के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, कोलाइडल सॉल्यूशन में या ट्रू सॉल्यूशन में? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? सर ट्रू सॉल्यूशन में। ट्रू सॉल्यूशन में ज्यादा होंगे, कारण उसका सिंपल है कि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा है, और कोलाइडल जो सॉल्यूशन होती है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। तो इसीलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहां पर मैटर करते हैं वहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। तो हमें अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को प्रॉपरली मेंटेन करना है, प्रॉपरली उसको स्टडी करना है, तो उसकी वैल्यू बहुत हाई नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कोलाइडल सोल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए, एम आई क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड। रिद्धि, ऋषभ, दीपांशु, मयंक, पलक, क्लियर है? यस सर। बेटा हैंड रेज करेंगे सभी लोग, तभी मुझे चलता रहेगा पता कि आप लोग क्या कह रहे हो। दीपांशु, पलक, तिशा, इज इट क्लियर बेटे? ठीक है, चलिए अब आती है सेकंड प्रॉपर्टी जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट। क्या नाम है इस प्रॉपर्टी का? टिंडल इफेक्ट। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? आपने पढ़ा हो क्लास 9th में। जब लाइट पास होती है किसी मीडियम से, तो उस मीडियम में जो प्रेजेंट पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम में क्या प्रेजेंट है? पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स का अपना एक साइज होता है। क्या होता है पार्टिकल्स का? अपना साइज। अगर वो साइज कंपेरेबल है किसके? लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल है इसका साइज। पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल है, तो लाइट क्या होती है? लाइट उस केस में स्कैटर हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है टिंडल इफेक्ट? जब लाइट पास करी आपने किसी मीडियम से, उस मीडियम में मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स अगर उनका साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है, तो जो वो पार्टिकल्स होते हैं वो उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं, उस लाइट को फैला देते हैं। अगर वो लाइट फैल रही होती है तो हम बोलते हैं ये इफेक्ट कौन सा है? इस इफेक्ट का नाम होता है टिंडल इफेक्ट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? Yes, sir. प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू क्विकली। गुड। दीपांशु, रिद्धि, तिशा, ठीक है। अब आगे समझिएगा, जो टिंडल इफेक्ट बना रहे हैं, देखो जैसे आपने क्या किया, अगर हमें कॉन्वेक्स लेंस ले लो, ठीक है, उस कॉन्वेक्स लेंस से लाइट को पास करें, और ये लाइट, ये मीडियम है जिसमें से आपने इसे पास किया, तो ये पार्टिकल का साइज था। इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में लाइट क्या हो गई? स्कैटर हो गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल कोन। क्या बोलते हैं इसको? टिंडल कोन। जो टिंडल कोन होता है, ये वो पोर्शन है जो कि इल्यूमिनेंट हो गया, मतलब चमकदार हो गया। और चमकदार क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग हो गई। इस पर्टिकुलर रीजन में लाइट की स्कैटरिंग की इंटेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया टिंडल कोन। और यहाँ पे एक बात याद रखनी है, कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट, ये आपको आनी चाहिए, एग्जाम में आती है। कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट दो ही केस में हो सकता है, मतलब दो ही कंडीशन में पॉसिबल है। पहला, साइज ऑफ पार्टिकल शुड बी, यही बताया था मैंने, शुड बी कंपेरेबल टू
वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये पहला पॉइंट है। क्या कहा मैंने? साइज ऑफ पार्टिकल शुड बी कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपी एंड डीएम शुड डिफर ग्रेटली। क्यों? मान लो ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, ये भरा हुआ है, इसमें जो पार्टिकल हैं, मान लो पार्टिकल ये है, और ये पार्टिकल भी इसी पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं जो मैंने कलर किया हुआ है, इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो क्या होगा, लाइट जितना बेंड इस मीडियम में होगी, इस मीडियम में तो इसमें पार्टिकल से पास होने पे तो ये बेंड ही नहीं होगी। बताओ क्यों बेंड नहीं होगी? क्योंकि उसके लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो प्रॉपर्टी होती है मीडियम की जिसकी वजह से वो लाइट के पाथ को डेविएट करती है। और डेविएट क्यों करती है? इंटरनल कारण देखें तो जिस मीडियम में जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा लाइट को बेंड होना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का और डीपी का कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हुआ तो ऑब्वियस ही बात है जितनी बेंडिंग उस मीडियम से हो गई, एग्जैक्टली वही लाइट पास कर जाएगी आपके डीपी के अंदर से भी, क्योंकि डीपी और डीएम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? एग्जैक्टली सेम है। तो उसमें डेविएशन अलग से दिखाई देगी नहीं, तो हमें लगेगा लाइट बिल्कुल सीधी पार हो रही है, क्योंकि लाइट सीधी पार नहीं हो रही होती, लाइट हमेशा बेंड होती है, स्कैटर होती है। और वो स्कैटर क्यों होती है? क्योंकि डीपी का यानी कि पार्टिकल्स का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और लिक्विड का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. किन किन चीजों का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? पार्टिकल्स का डीपी का अलग और डीएम का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि कोई आदमी गायब नहीं हो सकता। मैं कहता हूं हम किसी भी आदमी को गायब कर सकते हैं अगर वो एक ऐसा कपड़ा पहन ले जिस कपड़े का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही हो जो आपके एटमॉस्फेयर का है। अगर एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस कपड़े का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो बताओ क्या होगा? जैसे लाइट एटमॉस्फेयर में डेविएट नहीं हो रही, ऐसी एग्जैक्टली वो इस कपड़े से टकरा के भी डेविएट नहीं होगी, तो हमें लगेगा ये आदमी क्या हो गया, ये गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि उस मीडियम ने लाइट को बिल्कुल भी स्लाइटली भी डेविएट नहीं किया। यानी कि अगर दोनों चीजों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया तो लाइट सीधी आती हुई निकल जाएगी। जैसे एग्जांपल और देता हूं, एक ग्लास, एक बड़े से कंटेनर में आपने एक बोरोसिल का छोटा सा और कंटेनर रख दिया, यानी एक बड़े ग्लास जार में एक छोटा सा ग्लास जार रख दिया। अगर मैं इस पूरे ग्लास जार में ग्लिसरीन भर दूं, यहां भी ग्लिसरीन भर दूं, यहां भी ग्लिसरीन भर दूं, ये वाला ग्लास जार गायब हो जाएगा। आप बोलोगे गायब कैसे हो गया? क्योंकि ग्लिसरीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इक्वल होता है बोरेक्स के, इस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। एम आई क्लियर टू ऑल? जो मैंने बात बोली समझ आई? जल्दी बोलो। यस बात Yes, sir, आ गया। आ गया, ठीक है। अब आगे समझिएगा, ये था टिंडल इफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो इफेक्ट आता है वो आता है कलर। आप कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन जो होती है ये कलरफुल होती है। क्यों होती है? क्या कलर प्रोवाइड करती हैं? कारण क्या है? कोलोइडल सोल में क्या प्रेजेंट है? कोलोइडल सोल में क्या प्रेजेंट है बच्चों? पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये लाइट को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। और जब लाइट स्कैटर होती है तो बेसिकली क्या स्कैटर हो रही होती है? लाइट की वेवलेंथ स्कैटर हो रही होती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आई? मैंने कहा कोलोइडल सोल जो होते हैं, कोलोइडल सोल के पार्टिकल्स ये लाइट को स्कैटर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही लाइट की जो डिफरेंट वेवलेंथ होती है वो इस पर स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करते ही
वो फैल जाती है। और वो फैलती क्यों है, कारण क्या है फैलने का, उसका फैलने का एक ही कारण है कि जो पार्टिकल का साइज है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल है। एम आई क्लियर टू ऑल? ये समझ आया सही बच्चों को? Yes, sir. माइक अपने को म्यूट कर लो बेटा। ओके, तो अब कलर का रीजन क्या हो गया, आप क्या बोलोगे, कलर क्यों शो करती है कोई भी लाइट? क्योंकि जैसे ही लाइट पास होती है कोलोइडल सोल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट की वेवलेंथ को स्कैटर कर देते हैं, और जो वेवलेंथ स्कैटर होती है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कलर दिखाई देता है। इसका मतलब जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनके साइज पर भी डिपेंड करता होगा कि कौन सा कलर शो होने वाला है, हाँ या ना? अगर बहुत छोटा पार्टिकल है ज्यादा लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएगा, बड़ा पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में तो वो ज्यादा लाइट को स्कैटर कर पाएगा। बड़ा पार्टिकल की साइज जो होगी वो कंपेरेबल होगी बड़ी वेवलेंथ के, तो वो ज्यादा डार्क कलर्स को शो करेगा। जो पार्टिकल का साइज छोटा होगा वो लाइट कलर्स को शो करेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो, हाँ या ना? क्लियर है ये बात बच्चों? हाँ या ना में हैंड रेस करना होता है। समझ आ रहा है तो हैंड रेस करिए, और नहीं आ रहा तो हैंड रेस मत करिएगा। दीपांशु, पलक, समझ आ गया? गुड। अगर समझ आ गया तो उसकी आगे की बात करते हैं। अगेन नेक्स्ट टॉपिक, ब्राउनियन मोशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन कुछ नहीं है, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। होता क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार सीधा ट्रैवल करने की उनकी टेंडेंसी होती है, लेकिन क्या होता है लगातार कोलिजन्स की वजह से इनके साथ कोलिजन्स हो रही हैं, तो सक्सेसिव सक्सेसिव या हम कहें तो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स की वजह से, कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स की वजह से पार्टिकल्स का पाथ कैसा नहीं रह पाता, पार्टिकल्स का पाथ स्ट्रेट नहीं रह पाता। क्या नहीं रह पाता? पार्टिकल्स का पाथ स्ट्रेट नहीं रह पाता। वो पाथ कैसा हो जाता है आपका? जिगजैग पाथ हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। क्या मेरी बात समझ आ गई? जिगजैग मोशन क्यों हो रहा है पार्टिकल्स का, कारण जानते हैं आप, हाँ या ना? पार्टिकल्स का जिगजैग मोशन क्यों हुआ? क्योंकि पार्टिकल्स लगातार क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कोलॉइड कर रहे हैं, और जैसे जैसे ये कोलॉइड करेंगे वैसे वैसे पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट नहीं रह पाएगा। अगर पार्टिकल्स का पाथ स्ट्रेट नहीं होगा तो इस जिगजैग मोशन को हम लोग क्या नाम दे देंगे? इसको नाम देंगे ब्राउनियन मोशन। एम आई क्लियर टू ऑल? रेज योर हैंड। रिद्धि, क्लियर नहीं हुआ बेटे? हो गया सर, वो थोड़ा डिवाइस हैंग कर रहा था तो रेस नहीं हुआ हैंड। ठीक है, अब आगे समझिएगा। तीसरी बात जो आती है वो इसी में ब्राउनियन मोशन में, वो पूछता है अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो ब्राउनियन मोशन पे क्या फर्क पड़ेगा? बताइए आप लोग खुद ही। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ब्राउनियन मोशन पे क्या फर्क पड़ेगा? ब्राउनियन मोशन बढ़ जाएगा, ब्राउनियन मोशन कम हो जाएगा, क्या होगा ब्राउनियन मोशन का टेम्परेचर के बढ़ाने पे? जल्दी बोलिए। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, कारण बताइए। पार्टिकल्स की क्या बढ़ जाएगी? पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया, पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी पार्टिकल्स की नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इंक्रीज हो जाएगी, हाँ या ना? पार्टिकल्स की नंबर ऑफ कोलिजन भी इंक्रीज हो जाएगी। एम आई क्लियर टू ऑल? और जैसे ही नंबर ऑफ कोलिजन्स पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाती है हम कह देंगे पार्टिकल का पाथ और जिगजैग हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो, हाँ या ना? ठीक है। Yes. अब इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। ये कल हम बात कर रहे थे चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स में, और मैंने आपको ये रिपीट किया था, ये बात बताई भी थी कि किसी भी सोल के ऊपर जो चार्ज होता है ना, बेसिकली वो डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स, लेकिन जो सबसे मेजर फैक्टर होता है चार्ज किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन पे वो होता है
प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, यानी एक पर्टिकुलर चार्ज के रिस्पेक्ट में सरफेस ने एक पर्टिकुलर चार्ज को सरफेस अपने ऊपर क्या कर लेती है, एड्सॉर्ब कर लेती है। अब ये प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन कहां से आता है, क्यों आता है, इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले दो चीजें याद रखना। हमारी दो तरह की सोल होती हैं, टू टाइप ऑफ सोल। एक होती है पॉजिटिव चार्ज सोल, ये खाली डिफरेंस ऐसे पूछ लेगा आपसे, पॉजिटिव सोल क्या होती है, नेगेटिव सोल, और एक होती है नेगेटिव सोल। पॉजिटिव सोल जनरली वो सोल है जो क्या कैरी करती है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है, यानी कि सोल जो कैरी करे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसने किस चार्ज की प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन करी, इसने पॉजिटिव चार्ज की अपने ऊपर प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन करी। नेगेटिव सोल क्या होती है, जो सोल कैरी करती है नेगेटिव चार्ज, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सोल। पॉजिटिव क्या है, जो सोल क्या कैरी कर रही है, पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलते हैं पॉजिटिव सोल, और जो सोल कैरी कर रही है नेगेटिव चार्ज, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सोल। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट। हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Fe2+ आयंस, जो हीमोग्लोबिन होती है वो पॉजिटिवली चार्ज सोल है। ठीक है, और एक जितने भी मेटल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉपर, सिल्वर, जो हाइड्रोजन से कम लाई करते हैं रिएक्टिविटी में, कॉपर, सिल्वर, ये सारे के सारे मेटल जो है ये नेगेटिवली चार्ज सोल फॉर्म करते हैं। ऑल दीज आर नेगेटिवली चार्ज सोल। अगर आप गम ले लें, गम को पानी में मिलाए ना, या फिर कोयले को पानी में मिलाएं, तो ये भी क्या बनाते हैं, ये भी नेगेटिवली चार्ज सोल बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, हमें कैसे पता कि कोई सोल पॉजिटिव होगी या कोई सोल नेगेटिव होगी? इसके पीछे आंसर है, वही मैंने बताया, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। और प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन को समझने के लिए आपको मैं एक इफेक्ट समझाता हूं। हमेशा जनरली ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव आयन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे आपके पास एक सॉल्यूशन था सिल्वर आयोडाइड का, AgI, ठीक है, अगर मैंने AgI के अंदर डाल दिया AgNO3, तो ध्यान रखना AgNO3 की प्रेजेंस में इस वाली सोल के ऊपर Ag पॉजिटिव आयन आ जाएगा। इसका मतलब ये कैसी सोल बनाने वाला है, पॉजिटिवली चार्ज सोल बनाने वाला है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि जो कॉमन आयन होगा ना, जो कॉमन आयन होगा वो अपना चार्ज प्रोवाइड कर देता है सोल को, अपना नेचर प्रोवाइड कर देता है सोल को। मान लो यही AgI की सॉल्यूशन है, और इस AgI की सॉल्यूशन में हमने Ki डाल दिया, बताओ किस टाइप की सोल बनने वाली है और क्यों? जल्दी बोलो। AgI की सॉल्यूशन में मैंने Ki डाल दिया, बताओ कौन सी सॉल्यूशन बनेगी और क्यों? कॉमन आयन कौन है इसमें? I-। तो क्या होगा, ये जो I- है ये जाके AgI के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और सोल के चारों तरफ I- दिखाई देगा। ये किस टाइप की सोल बनी? नेगेटिवली चार्ज सोल। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। नेगेटिवली चार्ज सोल, पॉजिटिवली चार्ज सोल, क्लियर है, हाँ या ना? प्लीज रेज योर हैंड। गुड, बाकी लोग बताइए। मयंक, पलक, रिद्धि, दीपांशु। पलक और तिशा रह गए बस खाली। समझ आ गए बेटे, हाँ या ना? आप देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास FeCl3 था, फेरिक क्लोराइड, ठीक है, मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। ठीक, जैसे ही पानी डाला तो पानी में से दो चीजें निकलती हैं, H+ और OH- नेगेटिव, हाँ या ना? तो होता क्या है, इसमें तो कोई भी कॉमन आयन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, Fe2+, और वैसे भी वाटर क्या है, न्यूट्रल अटैकिंग ग्रुप होता है, तो वाटर जो है FeCl3 से कंबाइन करने के बाद क्या फॉर्म कर देगा, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा, और ये फॉर्म कर लेगा Fe2O3, और उसके साथ साथ Cl- को बाहर निकाले, यानी 3Cl- बाहर निकले, और यहाँ पे क्या बना, Fe3 पॉजिटिव, यानी कि इस सोल के अंदर कौन सा चार्ज डोमिनेंट है, Fe3+ जो चार्ज है वो डोमिनेंट रहेगा। इसीलिए जैसे ही FeCl3 के अंदर आप XH2O डालते हो, ये H2O डालते हो, तो ये फॉर्म कर लेता है Fe2O3 .XH2O, जिसको आप लोग रस्ट के नाम से भी जानते हो। तो रस्ट जो है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
यहाँ पे रस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोल, पॉजिटिवली चार्ज सोल। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? लेकिन अगर मैं इसी FeCl3 को मैं डाल दूं NaOH के अंदर, अब उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो Cl3 है वो किससे कंबाइन कर गया, Na से, और NaCl बना के बैठ गया। यहाँ पे क्या रह गया बाहर Fe3+। इसके ऊपर कौन अटैक करने वाला आ रहा है, OH- अटैक करने वाला आ रहा है। तो बताओ किस तरह की सोल बनेगी, नेगेटिवली चार्ज सोल। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? प्लीज रेज योर हैंड। मयंक, खुशी, ऋषभ, रिधि, फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे पास FeCl3 है और मैंने पानी डाल दिया, पानी बीइंग न्यूट्रल इतना असर नहीं करेगा, लेकिन हाँ क्लोरीन को बाहर निकालने में हेल्प करेगा, HCl बना के बाहर निकाल देगा। जैसे ही क्लोरीन बाहर निकला, जो Fe है उसकी वैलेंसी किसने सेटिस्फाइड कर दी, ऑक्सीजन ने सेटिस्फाई कर दी, और क्या फॉर्म कर दिया, Fe2O3, और साथ में क्या बाहर निकला आपका XH2O, साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में बाहर निकल गया। लेकिन मैंने कहा इसी FeCl3 को जब मैंने रिएक्ट करा दिया NaOH के साथ, तो NaOH कैसे टूटता है, Na+ और OH- की फॉर्म में। किस फॉर्म में, Na+ और OH- की फॉर्म में। तो जो OH- है वो किससे कंबाइन कर जाएगा, वो कंबाइन कर जाएगा Fe के चारों तरफ आके, उसे चार्ज प्रोवाइड कर देगा। तो जो OH- आ रहा है वो क्या चार्ज लेकर आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए सोल कैसी दिखाई देगी आपको, नेगेटिवली चार्ज सोल। एम आई क्लियर बेटे? जल्दी बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद आता है दो तरह की हमने सोल पढ़ लिए, पॉजिटिव चार्ज सोल और नेगेटिव चार्ज सोल। ठीक है, तो यहां से एक नया टॉपिक अराइज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। क्या बोला हम लोगों ने, जीटा पोटेंशियल। और दूसरा नाम होता है इसका इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। पहला क्या है, जीटा पोटेंशियल, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल। हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल, ये सारे एक ही चीज के नाम है, जीटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल। बेसिकली हुआ क्या, ये आपका एक सोल था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ने आके उसको नेचर प्रोवाइड किया। मान लो नेगेटिव चार्ज सोल थी, इस नेगेटिव चार्ज सोल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आयंस का आना, आयंस का जाना हो रहा है। कोई टुवर्ड्स आ रहा है इसके, कोई इससे दूर जा रहा है। ये वाली लेयर जिसमें आयंस की आवाजाही लगी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूज लेयर। और ये वाली लेयर को बोलते हैं हम लोग परमानेंट लेयर या फिर फिक्स्ड लेयर। ये कौन सी है, फिक्स्ड लेयर। इसको डिफ्यूज लेयर भी कहा जाता है, मोबाइल लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको फिक्स्ड लेयर भी कहा जाता है और स्टेशनरी लेयर भी कहा जाता है। तो स्टेशनरी लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में क्या मेंटेन्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या मेंटेन्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज की कमी, और देखो ना यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, बाहर चार्ज कम है, या बाहर चार्ज ज्यादा है, अंदर चार्ज कम है। तो चार्ज की मूवमेंट जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो डिफ्यूज लेयर और फिक्स लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, सिंपल सी भाषा में कहें तो क्या कहा मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस, डेफिनेशन के फॉर्म में ही आता है ये, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज लेयर एंड फिक्स लेयर इज नोन एज, जल्दी बोलिए, जीटा पोटेंशियल। क्या मेरी बात समझ आ गई, हाँ या ना? इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। बाकी लोग, तिशा रह गई बस खाली। चलिए, इसके बाद एक आसान सा और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, पहला टॉपिक है। और इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, दोनों को मैं क्लियर कर रहा हूं, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, 2 मिनट देना बच्चों जरा। इलेक्ट्रोफोरेसिस समझने के लिए एक आसान सा आपको मैं एक डायग्राम बता रहा हूं, उस डायग्राम से आप तुरंत सीख जाओगे।
इलेक्ट्रोफोरेसिस का पर्पस क्या होता है? पहली बात, टू फाइंड आउट द चार्ज ऑफ सोल, कि उस सोल का नेचर कैसा है, चार्ज क्या है उस सोल के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में मूवमेंट किसकी होती है, पहले तो ये भी ध्यान रखना, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, मूव कौन करता है? इसमें डीपी पार्टिकल्स मूव करते हैं और डीएम स्टेशनरी होते हैं। डीपी पार्टिकल्स मूव करते हैं, डीएम क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं, याद रहेगा। और किसके रेस्पेक्ट में मूव करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के रेस्पेक्ट में मूव करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के रेस्पेक्ट में वो मूव करते हैं, याद रहेगा। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस उल्टा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में चार्ज तो इसमें भी चलता है, पता हमें, लेकिन इसमें डीपी पार्टिकल स्टेशनरी, डीपी पार्टिकल्स क्या होते हैं? स्टेशनरी, और डीएम पार्टिकल्स मूव करते हैं, डीएम मूव करते हैं। डीपी स्टेशनरी और डीएम मूव करते हैं, ठीक है। क्या मतलब? हमने एक यू ट्यूब ली, यू ट्यूब मतलब एक यू शेप की ट्यूब ले ली। इस ट्यूब के अंदर हमने क्या लगा दिए? इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ये भी आप लोग ड्रॉ भी कीजिएगा, लिखेगा भी इसको। हमने इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और इसमें मान लीजिए नेगेटिव चार्ज सोल थी। इसमें एक इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड है और एक कैथोड है। इसके अंदर आपके जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं इस कोलाइडल सोल के अंदर, ये ब्लैक ब्लैक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब ये क्या हुए? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जैसे ही आपने करंट पास किया, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, हाँ या ना, यानी कि एनोड की तरफ घूमना, बढ़ना शुरू कर दिया इन्होंने। और जैसे ही ये एनोड की तरफ बढ़ रहे हैं, इस एंड पे आके इन्होंने अपने चार्ज को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज। चार्ज यहाँ पे आके क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हुआ। और जैसे ही चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, ये पार्टिकल्स यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो गए। इसको बोलते हैं, इन्होंने एग्रीगेट बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाना शुरू कर दिया? एग्रीगेट बनाना शुरू कर दिया। तो इससे हमें एक बेनिफिट हो गया, हमें क्या चल गया पता? एक तो इस सोल का चार्ज चल गया पता कि चार्ज क्या है, ठीक है। जैसे इस केस में क्या चार्ज था इस सोल का? नेगेटिवली चार्ज सोल थी। कैसे पता चला? क्योंकि इस सोल के पार्टिकल्स कहाँ मूव कर रहे थे? टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड मूव कर रहे थे। कब? जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगाई। तो क्या मूव किया? डीपी ने मूव किया। किसने मूव नहीं किया? डीएम ने मूव नहीं किया। और जब वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड पर पहुंचे, तो इलेक्ट्रोड पर पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रोड पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ आ गया सभी बच्चों को? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। कृष, मयंक, पलक, रिद्धि, तिशा, समझ आ गया बेटा? Yes, sir. फटाफट इसको पहले कॉपी करिए, जल्दी कॉपी करिए सभी लोग। यहाँ पे आपने 2 एसपीएम लगा दी हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के लिए, और ये आपका डीएम है, ये आपका डीएम है, और इसमें आपका सोल है। सोल मतलब इसमें डीपी भी है और इसमें डीएम भी है, ठीक है। अब क्या हुआ? आपने करंट पास किया, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसमें क्या हुआ? ये जो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो सोल डीपी के पार्टिकल्स हैं, उनको ये एसपीएम पास होने नहीं दे रहा। ये किसे पास होने दे रहा है? ये डीएम को पास होने दे रहा है। और डीएम का नेचर मान लीजिए यहाँ पे क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। तो डीएम जो है ये कहाँ की तरफ मूव करना शुरू कर दिया? डीएम ने टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव एनोड मूव करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या चीज वहीं की वहीं रह गई? यहाँ पे आपकी जितने भी आपके पार्टिकल्स थे, डीपी पार्टिकल्स थे, वो सारे के सारे इसी जगह पे रह गए। इसीलिए जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाते जाओगे, यहाँ से पार्टिकल्स, मतलब ये अगर इनलेट है तो डीएम आया, डीएम यहाँ से भी पास हो रहा है, ये अलाउ भी कर रहा है डीएम को पास होने के लिए, और डीएम की कंसंट्रेशन यहाँ पे लगातार बढ़ती चली गई। यही चीज तो हम नोटिस करते हैं जो हमारे घरों में आरओ लगा होता है। आरओ में जो काम जो कर रहा है, वो तो वो जो फिल्टर लगा होता है उसके अंदर वही कर रहा होता है। वो अलाउ करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक को अलाउ करता है, एक को अलाउ नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप करंट पास करते हो उसके अंदर, तो ये जो प्रोसेस हो रही होती है, ये प्रोसेस फास्ट हो जाती है। और ये फास्ट क्यों होती है? क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ आयंस है, ये मूवमेंट ऑफ आयंस फास्ट हो जाते हैं उसके अंदर, उस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर। और इसमें से मीडियम जो है, मीडियम सॉल्वेंट,
ये सॉल्वेंट मूव करना शुरू कर देता है टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, और जो पार्टिकल्स हैं वो एज इट इज वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ से जिस पर्टिकुलर एंड पे मूवमेंट हो रही है उस जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ डीएम बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, क्योंकि इसमें आप करंट की हेल्प से इस प्रोसेस को फास्टन अप करते हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। मयंक, रिद्धि, ये बात समझ आई? मयंक एंड रिद्धि, क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? जल्दी बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूं। अगर ये समझ आ गया तो आप लोग रिवर्ट करोगे तो चलेगा पता मुझे कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इसके तुरंत बाद अगर ये स्टोरी क्लियर हो गई आपकी, तो इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हो गया हमारा। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपने पढ़ना है, अच्छा एक मुझे बताओ, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हो गया और इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। इलेक्ट्रोफोरेसिस को एक नाम से और जानते हैं हम, इसको हम लोग बोलते हैं कैटाफोरेसिस। चाहो तो लिख लो, CATAPHORESIS, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस एक ही बात है, ठीक है। अब जो टॉपिक शुरू होता है नेक्स्ट, उस टॉपिक का नाम ही है कोएगुलेशन। क्या नाम है टॉपिक का नाम? कोएगुलेशन। अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कोएगुलेशन वर्ड का मतलब क्या है। जब हम कोएगुलेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही चीज की बात हो रही होती है, इकट्ठा होना। और क्या इकट्ठा हो रहा है? चार्ज इकट्ठा हो रहा है। और चार्ज क्यों इकट्ठा हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, चार्ज की क्या हो रही है? न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। चार्ज की क्या हो रही है? न्यूट्रलाइजेशन। और जब भी चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और वो पार्टिकल्स वहीं पर इकट्ठे होते चले जाएंगे। और अगर पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं तो पार्टिकल का साइज, नए पार्टिकल का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? पार्टिकल का साइज भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए क्विकली, व्हाट इज कोएगुलेशन? कोएगुलेशन समझ आ गया सभी बच्चों को, हाँ या ना? Am I clear to all? Please raise your hand. माइंड समझ आ गया रिद्धि, तिशा? ठीक है। अब कोएगुलेशन कराने का एक तरीका तो आपने ऊपर ही पढ़ा। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को पॉजिटिवली चार्ज एनोड पर लाकर उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे थे, और जैसे ही पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज हो रहे थे वो वहीं पे इकट्ठे हो रहे थे, और जो इकट्ठे पार्टिकल्स हो रहे हैं उनका साइज ऑब्वियस सी बात है बड़ा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो कोएगुलेशन कराने का पहला स्टेप समझ आ गया आप लोगों को। कोएगुलेशन का पहला स्टेप आपने अभी पढ़ा, और पहला स्टेप है कोएगुलेशन का इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे भी आप कोएगुलेशन करा सकते हो। दूसरा अगर मैं कहूं तो बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आप इसमें क्या डाल देंगे? इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे। क्यों डाल देंगे? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो आयंस में टूटते हैं। किस में टूटते हैं? आयंस में ब्रेक होते हैं। अगर ये आयंस में ब्रेक हो रहे हैं और कोई मेरा कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है, और ये कोलाइडल जो सोल है ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है, तो इस जो आयंस बन रहे हैं इसमें से जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो इसके पास जाएंगे, और नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। और जैसे ही न्यूट्रलाइज करेंगे यहाँ पे आपके बड़ी रेंज के पार्टिकल्स बन जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? बड़ी रेंज के पार्टिकल्स बन जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? एम आई क्लियर? जल्दी बोलो। ठीक है, Yes. तो ये भी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस की हेल्प से आप क्या कर रहे हो? कोएगुलेशन कर रहे हो। तीसरा, आपने कहा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। तीसरा, आप एक काम करो, सिंपली दो ऑपोजिटली चार्ज सोल्स को मिक्स कर दो। ऑपोजिटली चार्ज सोल्स को लो, ऑपोजिटली चार्ज सोल, एक पॉजिटिव सोल ले लो, एक नेगेटिव सोल ले लो, और दोनों को आपस में मिक्स कर दो। बताओ बेनिफिट क्या होगा? जल्दी बोलो, क्या बेनिफिट होगा? ऑपोजिटली चार्ज सोल को आपस में मिक्स कराने का बेनिफिट क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। और जैसे न्यूट्रलाइज कर देगा
पार्टिकल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हम कहेंगे क्या हो गई, प्लस मतलब इंक्रीज, ठीक है। हम बोलेंगे क्या हो गई, कोएगुलेशन हो गई। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है कोएगुलेशन करने का, देखो कोएगुलेशन करने के लिए चार्जेस को पास लाना जरूरी है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम एक और प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है बॉइलिंग। बॉइलिंग के पीछे कंसेप्ट समझाओ मुझे, बॉइलिंग से कोएगुलेशन कैसे होती होगी, खुद सोचो। बॉइलिंग हुई तो पार्टिकल्स को क्या मिली, अरे बॉइलिंग हुई तो पार्टिकल्स को क्या मिल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, पार्टिकल्स का एक दूसरे के पास आने की चांसेस और बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, जो आपका डीएम है यानी कि पानी, वो एस्केप कर रहा है। जितना पानी एस्केप करेगा, डीपी पार्टिकल्स की दूरी कम होती जाएगी, और डीपी पार्टिकल्स एक दूसरे के पास जब आ जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, डीपी पार्टिकल्स की एक तो हीट की वजह से, एनर्जी की वजह से क्या बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। दूसरा जो डीएम है वो धीरे धीरे आप उसकी वॉल्यूम को कम कर रहे हो, डीएम कम हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है डीपी डीपी की इंटरेक्शन के चांसेस आप बढ़ा रहे हो। और जैसे ही इंटरेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, चार्जेस के न्यूट्रलाइज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जितने चार्जेस न्यूट्रलाइज होंगे उतनी जल्दी क्या हो जाएगी, कोएगुलेशन। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। ओके, इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंट डायलिसिस। देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे आयंस मौजूद है, जैसे सोडियम पंप सुना होगा, सोडियम पोटेशियम पंप, जिनका फंक्शन क्या होता है, जो हमारी हीमोग्लोबिन से और हमारे ब्रेन के अंदर कोऑर्डिनेशन करने के लिए, इंपल्सेस ले जाने के लिए, ये सारे काम कौन करता है, ये आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये आयंस हमारे कोलॉइड्स में होना बहुत जरूरी है, इनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स भी कह देते हैं। तो अगर आप परसिस्टेंट डायलिसिस करोगे ना, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो हमारी सोल में होना ही चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो भी क्या हो जाएगा, डायलिसिस करते 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 ये क्रिस्टलाइट पार्टिकल्स ये भी रिमूव हो जाएंगे। और अगर ये पार्टिकल्स भी रिमूव हो गए तो आपकी जो सोल है वो अनस्टेबल हो जाएगी और वो कोएगुलेट करना शुरू कर जाएगी, वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं, मेथड को परसिस्टेंट डायलिसिस। और परसिस्टेंट डायलिसिस से भी आप क्या कर रहे हो, कोएगुलेशन कर रहे हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है, परसिस्टेंट डायलिसिस का मतलब समझ आ गया आप लोगों को। आपने क्या किया, बार बार लगातार सेम सॉल्यूशन की डायलिसिस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। फंक्शन क्या था डायलिसिस का, कोलॉइडल पार्टिकल और क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स को सेपरेट करना था। क्रिस्टलॉइड क्या थे, आयनिक पार्टिकल्स। आप आयंस कम करते जा रहे हो, कोलॉइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, मतलब कोलॉइड का जो प्योरिटी है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन आपने कहा कि इसमें इस कोलॉइड को स्टेबल रहने के लिए भी इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना जरूरी है। लेकिन आप तो लगातार क्या किए जा रहे हो, डायलिसिस किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। तो जो बचा हुआ अमाउंट भी है ना इलेक्ट्रोलाइट का, वो भी धीरे धीरे सेपरेट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। और जैसे ही वो इलेक्ट्रोलाइट चला जाएगा जो कि रिस्पॉन्सिबल था इस कोलॉइड को स्टेबलाइज होने से रोकने के लिए, मतलब इसे कोएगुलेट होने के लिए, रोकने के लिए, वो इलेक्ट्रोलाइट का होना बहुत जरूरी था उस सोल के अंदर, वो भी आपने रिमूव कर दिया। तो क्या होगा, जो आपकी सोल है वो तुरंत क्या कर जाएगी, कोएगुलेट कर जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ गई, पांचों स्टेप समझ आ गए सभी को। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्लियर है, बाय एडिंग ऑपोजिटली चार्ज सोल क्लियर है, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट क्लियर है, बाय बॉइलिंग क्लियर है, और चौथा है बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। प्लीज रेज योर हेड अगर ये पांचों स्टेप क्लियर है तो। रिद्धि क्लियर है बेटे, Yes, sir. ठीक है।